अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। एनाटमी और फिज़ियोलॉजी में हम फिज़ियोलॉजी पोर्शन जो है वो अब जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। सो हमने चैप्टर नंबर जो सेकंड था, चैप्टर नंबर 2 था, उसमें सेल का टॉपिक स्टार्ट किया था। तो इस लेक्चर में हम जो है सेल के दो इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट, ये दो ऑर्गेनेलिज़ को डिस्कस करेंगे। वो है साइटोप्लाज्म और एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो सबसे पहले हमें जैसे पता है कि सेल के 3 बेसिक कंपोनेंट है: सेल मेम्ब्रेन, साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। तो यहाँ पे जो अब हम डिस्कस कर रहे हैं वो है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म है क्या? साइटोप्लाज्म इज़ अ मैट्रिक्स और ग्राउंड सब्सटेंस इन विच वेरियस सेलुलर कंपोनेंट्स आर फाउंड। क्या है साइटोप्लाज्म? एक मैट्रिक्स या ग्राउंड सब्सटेंस, मतलब एक बना रहा है, एक मेन ग्राउंड सब्सटेंस, मेन फ्लूइड बना रहा है जिसके अंदर वेरियस सेलुलर कंपाउंड्स, जिसमें बहुत से सेलुलर कंपाउंड्स जो मौजूद होते हैं। सेलुलर कंपाउंड्स में आ जाएंगे, साइटोसोल का स्ट्रक्चर आएगा तो इसमें आ जाएंगे अमाइनो एसिड्स हैं, शुगर्स और वो एंजाइम्स वगैरह वो मौजूद हैं। और इसके अलावा जो है वो इसमें जो है सेल ऑर्गेनेलिज जो हैं वो भी मौजूद होती हैं। सो अगर हम इसको वैसे डिफ़ाइन करके बताना चाहें तो हम कहेंगे कि साइटोप्लाज्म क्या है? एवरीथिंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। मतलब कि सेल जो है वो, एक सेल इसकी आउटर मेम्ब्रेन, ये सेल मेम्ब्रेन है और ये इसका जो है वो न्यूक्लियस है। तो वो तमाम चीज़ें जो इधर से न्यूक्लियस से लेके सेल मेम्ब्रेन के दरमियान पाई जाएंगी, वो तमाम चीज़ें जो हैं वो साइटोप्लाज्म काउंट होंगी। अब इसके अंदर ये जेली लाइक फ्लूइड जो है ये भी मौजूद है, और ये जो इस तरह की सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो मौजूद हैं, वो भी साइटोप्लाज्म का ही पार्ट है। तो हम क्या कहेंगे इसे कि एवरीथिंग बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस। और क्या क्या चीज़ें हैं? फ्लूइड है और सेल ऑर्गेनेलिस हैं, वो तमाम जो हैं वो साइटोप्लाज्म, कलेक्टिवली साइटोप्लाज्म काउंट होंगी। सो जेली लाइक सब्सटेंस दैट सराउंड द ऑर्गेनेलिस। तो हम ये भी कह सकते हैं कि जेली लाइक सब्सटेंस है जो कि सेल ऑर्गेनेलिस को जो है वो सराउंड कर रहा है। साइटोप्लाज्म क्या है? कि द फ्लूइड लाइक मटीरियल्स बी प्रेजेंट बिटवीन द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द न्यूक्लियस ऑफ अ सेल। ये एक सेल का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ था, इसमें ये इसकी सेल मेम्ब्रेन है, ये राइबोसोम्स है, माइटोकॉन्ड्रिया है, उसके बाद न्यूक्लाइड है, न्यूक्लियस, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, माइटोटिक अपरेटस है। तो ये सारे जो हैं वो सेल ऑर्गेनेलिस कहाँ मौजूद हैं? ये इसका स्किन कलर के जो है वो फ्लूइड में मौजूद हैं, और इस फ्लूइड लाइक जेली लाइक मटेरियल को ऑर्गेनेलिस के साथ कंबाइन करके हम जो है वो साइटोप्लाज्म कहेंगे। नेक्स्ट क्या है? साइटोप्लाज्म को जो है वो आगे डिफाइन करने के लिए, आपको समझाने के लिए कहा है कि इट इज़ अ थिक सेमी ट्रांसपेरेंट। सेमी ट्रांसपेरेंट मतलब ना तो बिल्कुल रिजिड लाइक स्ट्रक्चर है कि जिसमें से हम कुछ भी नहीं देख सकते, और ना ही बिल्कुल वाटर की तरह ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट है। सेमी ट्रांसपेरेंट जो है मतलब तो बिल्कुल शफाफ भी नहीं है, लेकिन थोड़ा सा जो है वो इसके अंदर वो फ्लूइड लाइक या वो ऐसे मटेरियल फील होता है। सेमी ट्रांसपेरेंट है। और उसके बाद है इलास्टिक फ्लूइड है। इलास्टिक फ्लूइड मतलब कि एक फिक्स्ड नहीं है, इलास्टिसिटी मौजूद है कि ये फ्रीली, क्योंकि ये फ्रीली फ्लॉट कर रहा है, जेली लाइक मटेरियल है, तो इसकी इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है। जैसे सेल में न्यूक्लियस एक रिजिड स्ट्रक्चर है, जो ना तो उसने कोई इतना प्रेशर बेयर करना है, उसने अपनी शेप को चेंज करना है। और दूसरे सेल ऑर्गेनेलिस भी जो है वो ज़रा रिजिड स्ट्रक्चर होता है कि वो अपना जो है वो स्ट्रक्चर चेंज नहीं करते। लेकिन जो साइटोप्लाज्म की बात हो रही है, इसको हम कह ही जब रहे हैं कि जेली लाइक फ्लूइड है, और तो ये इसमें इलास्टिसिटी जो है वो ज़्यादा है, जो सेल को या तो उसकी मूवमेंट में हेल्प करता है या उसको स्ट्रेस कंडीशन जो है वो उनसे बचाने के लिए इसमें इलास्टिसिटी है। उसके बाद है कॉन्टेनिंग सस्पेंडेड पार्टिकल्स। इसमें सस्पेंडिक पार्टिकल हैं एंड अ सीरीज ऑफ मिन्यूट ट्यूब्यूल्स, फिलामेंट एंड टू दैट फॉर्म द साइटोस्केलेटन। अब वो ये कह रहे हैं कि साइटोप्लाज्म में अगर हम ये कहें ना कि साइटोप्लाज्म सिर्फ एक जेली लाइक फ्लूइड है, तो ये बात भी ठीक नहीं है। इसके अंदर मिन्यूट्स जो है ना, वो सीरीज़ जो है वो ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट की जो है वो मौजूद होती हैं। वो ट्यूब और फिलामेंट्स जो होते हैं, और वो ट्यूब और फिलामेंट्स जो क्या हैं वो एक साइटोस्केलेटन का स्ट्रक्चर बना रहे हैं। मतलब एक साइटोप्लाज्म के जेली लाइक फ्लूइड को भी एक जो है वो ये ट्यूब्यूल्स और फिलामेंट एक स्केलेटन का स्ट्रक्चर या सपोर्ट प्रोवाइड कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है साइटोप्लाज्म के जोन। साइटोप्लाज्म जो है वो इसको 2 जोन्स में डिवाइड किया जाता है।
कौन कौन से जोन्स हैं, एक्टोप्लाज्म और एंडोप्लाज्म। जैसे एक्टो के वर्ड से हमें समझ क्या आ रही है, एक्टो का मतलब होगा बाहर की तरफ, एक्टोप्लाज्म मतलब आउटर प्लाज्म जो कि सेल मेम्ब्रेन के बिल्कुल नीचे जो है वो मौजूद है। लिखा भी है नियर टू द सेल मेम्ब्रेन, मतलब साइटोप्लाज्म का ये पोर्शन जो कि बिल्कुल सेल मेम्ब्रेन के पास मौजूद है, इसको हम कहेंगे एक्टोप्लाज्म। और सेल में जो है वो साइटोप्लाज्म का वो पोर्शन जो न्यूक्लियस के करीब मौजूद होगा, उसको हम कहेंगे कि ये एंडोप्लाज्म है। तो कितने जोन है साइटोप्लाज्म के? 2 जोन्स, एक्टोप्लाज्म एंड एंडोप्लाज्म। एक्टोप्लाज्म जो है वो नियरर टू द सेल मेम्ब्रेन है, और जो एंडोप्लाज्म है वो नियरर टू द न्यूक्लियस मौजूद है, जैसे कि यहाँ पे भी दिखाया हुआ है। नेक्स्ट हम आ जाते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में कौन कौन सी जो है वो चीज़ें मौजूद होती हैं। सबसे पहले तो साइटोप्लाज्म में साइटोसोल मौजूद होगा, उसके अलावा इसमें स्टोरेज प्रोडक्ट हैं, इनसॉल्युबल वेस्ट हैं और सेल ऑर्गेनेलीज हैं। अब हम देखते हैं कि भी साइटोसोल से क्या मुराद है। तो साइटोप्लाज्म में क्या आ जाएगा, साइटोसोल में वो तमाम फ्लूइड लाइक मटेरियल जो मौजूद है, जेली लाइक मटेरियल जो मौजूद है, उसको हम साइटोप्लाज्म करेंगे सेल की ऑर्गेनेलिस के अलावा। मतलब ऑर्गेनेलिस को निकाल के जो बाकी फ्लूइड पोर्शन है वो साइटोसोल है। और साइटोसोल में क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स में क्या होंगी, डिफरेंट जो है वो प्रोडक्ट्स जो है वो हमारे साइटोप्लाज्म में मौजूद हो रही हैं, रिएक्शंस हो रही हैं, जैसा कि शुगर है, अमाइनो एसिड्स हैं, एंजाइम्स हैं, सॉल्ट्स हैं, ये तमाम जो है वो स्टोरेज प्रोडक्ट जो है वो सेल में स्टोर होंगी। तो वो कहाँ पे हैं, साइटोप्लाज्म में स्टोर हैं। उसके बाद अनसॉल्युबल वेस्ट, यानी बॉडी ने जो वेस्ट, सेल बॉडी ने जो वेस्ट जो है वो रिमूव करने हैं, जैसे कि कार्बन डाइऑक्साइड्स है, इसके अलावा उसके अपने मेटाबॉलिक वेस्ट जो उसमें प्रोड्यूस हो रहे हैं, वो कहाँ पे हैं, वो भी साइटोप्लाज्म में ही मौजूद हैं। और सेल फोर्थ पोर्शन में क्या आता है कि सेल ऑर्गेनेलीज। तो ये 4 बेसिक कंपोनेंट्स हैं साइटोप्लाज्म के। नेक्स्ट आ जाता है कंपोजिशन में साइटोसोल क्या होता है, द जेली लाइक सब्सटेंस विद इन द सेल प्रोवाइड द फ्लूइड मीडियम नेसेसिटी फॉर द बायोकेमिकल रिएक्शन। अब क्या कहा है कि जेली लाइक, एक तो जेली लाइक सब्सटेंस है सेल के अंदर, प्रोवाइड क्या कर रहा है, फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। और ये फ्लूइड मीडियम किस लिए ज़रूरी है, बायोकेमिकल रिएक्शंस के लिए। मतलब जो सेल के अंदर जो केमिकल रिएक्शन जैसे ग्लाइकोलाइसिस है वो साइटोप्लाज्म में हो रही है, तो वो उस सब के लिए एक फ्लूइड मीडियम की ज़रूरत है जो कि साइटोसोल प्रोवाइड कर रहा है। नेक्स्ट आ जाता है कि केमिकल कंपोजिशन ऑफ साइटोसोल, मतलब कि अब साइटोसोल में क्या क्या चीज़ें मौजूद होंगी। वाटर कॉन्स्टिट्यूएंट, सबसे पहले तो जेली लाइक फ्लूइड लाइक मटेरियल है तो वाटर होगा। तो वाटर का कॉन्स्टिट्यूएंट कहाँ तक है, 75 से 90% तक जो है वो साइटोप्लाज्म में वाटर जो है वो मौजूद होता है। इसके अलावा इसके अंदर कौन से कंपाउंड्स मौजूद होंगे, प्रोटीन्स मौजूद होंगी, कार्बोहाइड्रेट्स मौजूद होंगे, लिपिड्स होंगे, इनऑर्गेनिक सॉल्ट्स और एंजाइम्स। तो क्या ये 5 बेसिक कंपोनेंट, प्रोटीन्स जो कि सेल खुद प्रोड्यूस कर रहा है, उसके बाद कार्बोहाइड्रेट्स जिसका वो इंटेक कर रहा है, उसके बाद लिपिड्स जो बायोमॉलिक्यूल्स है वो उसको ऑब्टेन कर रहा है वो, उसके बाद इनऑर्गेनिक सब्सटेंस जैसे सॉल्ट, सोडियम, पोटाशियम वगैरह जो है वो मौजूद हैं, वो मौजूद होंगे। उसके बाद एंजाइम जो कि कैटलिस्ट के तौर पर काम करते हैं किसी भी बायोलॉजिकल रिएक्शन में। तो ये जो है वो बेसिक कंपोजिशन में आते हैं साइटोसोल की। नेक्स्ट अब हम देखते हैं कि साइटोप्लाज्म किसे कहते हैं, द ऑर्गेनेलिज एंड साइटोसोल दैट टेकन टुगेदर कंपोज द सेल साइटोप्लाज्म। क्या कि सेल के साइटोप्लाज्म में मतलब जो है वो सेल ऑर्गेनेलिज और साइटोसोल, जब हम इन दोनों को कंबाइन करके जो है स्टडी करेंगे तो फिर हम उस जब पूरे मीडियम की बात करेंगे तो उसको हम कहेंगे कि ये साइटोप्लाज्म है। नेक्स्ट आ रहा है कि साइटोप्लाज्म के फंक्शंस क्या हैं। सो फंक्शंस में सबसे पहला फंक्शन ये है कि ये स्टोर हाउस है। अभी हमने पढ़ा कि इसके अंदर क्या है, स्टोरेज प्रोडक्ट्स मौजूद होती हैं, एंजाइम्स, प्रोटीन्स वगैरह। तो वो क्या है, स्टोर हाउस के तौर पर काम करेगा, फंक्शन एज अ स्टोर हाउस फॉर द वाइटल केमिकल्स ऑफ द सेल। मतलब वो तमाम केमिकल्स या इंग्रेडिएंट्स या वो कंपोनेंट्स जो सेल को चाहिए अपने सर्वाइवल के लिए, वो तमाम जो है वो सेल के साइटोप्लाज्म में स्टोर होंगे। उसके बाद आ जाता है नेक्स्ट, साइट फॉर द मेटाबॉलिक पाथवे। अब जिस तरह डिफरेंट ऑर्गेनेलिज जो हैं वो डिफरेंट फंक्शन परफॉर्म कर रही हैं, इस तरह बहुत से जो है वो केमिकल रिएक्शंस जो हो रहे हैं वो साइटोप्लाज्म में ही हो रहे हैं।
तो वो उन साइटोप्लाज्म क्या कर रहा है कि रिएक्शन साइट प्रोवाइड कर रहा है। जैसा कि क्या है, एग्जांपल में उन्होंने कहा है कि ग्लाइकोलाइसिस हो रही है। ग्लाइकोलाइसिस में क्या होता है कि ग्लाइकोलाइसिस में जो है वो ब्रेक डाउन हो रही है ग्लूकोज की ब्रेकडाउन से एटीपी बन रहा है, और वो एटीपी जो है वो सेल एनर्जी सोर्स के तौर पर अपने सर्वाइवल के लिए यूज़ कर रहा है। नेक्स्ट इसमें आ रहा है कि फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड द फ्लूइड मीडियम इनटू द सेल, वही फ्लूइड मीडियम प्रोवाइड कर रहा है। उसके बाद इसका अदर फंक्शंस क्या है, मोशन, यानी कि तमाम सेल ऑर्गेनेलिस जो हैं वो इसके अंदर कॉन्टीन्यूस स्ट्रीमिंग मूवमेंट में मौजूद होती हैं, यानी एक फिक्स पोजीशन नहीं है किसी ऑर्गेनेलिस की, वो इस फ्लूइड के अंदर जो है वो फ्लॉट कर रही हैं, जो है वो मूव कर रही हैं। सो क्या है, कीप सेल ऑर्गेनेलिस इन देयर कॉन्टीन्यूस मोशन ड्यू टू द साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग मूवमेंट। नेक्स्ट जो है वो टॉपिक स्टार्ट हो रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है? द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ अ सिस्टम ऑफ कैनाल्स दैट इज़ कॉन्टिन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कवरिंग द न्यूक्लियस एंड कंपोज्ड ऑफ द सेम लिपिड बाइलेयर मटेरियल। क्या है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सिस्टम है चैनल्स का, मतलब इसमें डिफरेंट जो है वो चैनल्स या ट्यूब्यूल लाइक स्ट्रक्चर होगा, दैट इज़ कॉन्टीन्यूस विद द न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ जो है वो आगे मतलब कॉन्टीन्यूस मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ ही अटैच्ड है, और या उसके साथ ही न्यूक्लियर इन्वेल्प के साथ ही आगे ये शुरू हो जाता है। कवर क्या कर रहा है, न्यूक्लियस को कवर कर रहा है, और कंपोज होता है सेम लिपिड बाइलेयर। अब एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की पोजीशन की बात करें तो जिस तरह के ये न्यूक्लियस का स्ट्रक्चर है, और न्यूक्लियस की ये वाली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है, इसके साथ ही ये जो इस तरह का ट्रिब्यूल लाइक स्ट्रक्चर स्टार्ट हो गया, इसको हम क्या कह रहे हैं, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, मतलब कि न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब मौजूद है, यानी कि इसका फंक्शन जो है वो न्यूक्लियस के से रिलेटेड होगा। तो न्यूक्लियस के बिल्कुल करीब मौजूद है, मतलब सेल की हर ऑर्गेनेली जो सेल में अरेंज होती है ना, वो उसके फंक्शंस के हिसाब से हो जाती है। तो इनका काम जो है वो ज़रा न्यूक्लियस के करीब होगा, तो ये न्यूक्लियस के करीब, तो क्या कहेंगे, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो एक सिस्टम ऑफ चैनल्स है जो कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के साथ कॉन्टिन्यू है, और वो न्यूक्लियस को कवर कर रही हैं, और इसकी कंपोजिशन जो है वो सेम लिपिड बाइलेयर मटेरियल की तरह, मतलब जो इसकी आउटर मेम्ब्रेन होती है ना, वो लिपिड बाइलेयर मेम्ब्रेन की तरह ही होती है, और इसके अंदर जो है वो ल्यूमेन का स्ट्रक्चर मौजूद होता है। तो क्या है, ये न्यूक्लियस है, और इसके बाद ये जो स्पेस तरह की चैनल लाइक स्ट्रक्चर ये वाला जो इतना दिखाया हुआ है, ये जो है वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है। नेक्स्ट क्या है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट इन्वॉल्व इन इंट्रासेलुलर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल विद द साइटोप्लाज्म। कहाँ पे इन्वॉल्व है, इंट्रासेलुलर, मतलब सेल्स के अंदर ही जो हो रही हैं ट्रांसपोर्ट या एक्सचेंज हो रहा है मटेरियल का, उसमें इन्वॉल्व है, यानी कि जो न्यूक्लियस से प्रोडक्ट आ रही हैं उनको ये वहाँ से रिसीव करेगा, उधर उसको साइटोप्लाज्म में करेगा, और जो न्यूक्लियस को चीज़ें चाहिए वो साइटोप्लाज्म से लेके वहाँ पे करेगा, यानी कि इंट्रासेलुलर एक्सचेंज एक एक्सचेंज सेंटर के तौर पर काम कर रहा है। उसके बाद है वेरियस प्रोडक्ट्स आर ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द वन पोर्शन ऑफ द सेल टू एन अदर वाई द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। वही जो हमने बात की कि बहुत सी प्रोडक्ट जो है वो साइटोप्लाज्म से उधर न्यूक्लियस की तरफ और न्यूक्लियस से साइटोप्लाज्म की तरफ मूव कर रही हैं, और इसके अलावा भी जो है वो विद इन द साइटोप्लाज्म जो है वो मूव कर रही हैं। तो कौन इनको हेल्प प्रोवाइड कर रहा है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो इसके पास है, सो इट इज़ कंसीडर एज इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन, उसमें इन्वॉल्व है। इट इज़ ऑल्सो द स्टोरेज फॉर द सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल, इसमें बहुत से सिंथेसाइज्ड मॉलिक्यूल जो हैं वो भी स्टोर होते हैं। टुगेदर विद द गोल्जी कॉम्प्लेक्स इट सर्व एज अ सिंथेसिस एंड पैकिंग सेंटर, सिंथेसिस और पैकिंग सेंटर के तौर पर भी काम कर रहा है जब ये गोल्जी ऑपरेटर्स के साथ मिलकर काम करेगा। नेक्स्ट आ जाता है कि टाइप ऑफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। सो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो इसको टू टाइप्स में डिवाइड किया है। इसकी टू फॉर्म है, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एंड द स्मूथ एंडोप्लाज्मिक। ये वाला पोर्शन जिसपे ये पिंक कलर के ग्रैन्यूल्स लगे हैं, ये रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, और जिसपे कोई ग्रैन्यूल जो है वो अटैच नहीं है, वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। नेक्स्ट रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या है कि रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज सो कॉल्ड, इसको मतलब हम रफ इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसकी मेम्ब्रेन जो है वो इसके ऊपर डॉटेड होती है विद एम्बेडेड ग्रैन्यूल्स, और इन ऑर्गेनेलिस को क्या है, हम राइबोसोम्स कहते हैं।
यानी कि ये जो इसके ऊपर पिंक कलर के ग्रेन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है अटैच हुए हैं ना, ये किसके स्ट्रक्चर हैं? ये वाले राइबोसोम्स के स्ट्रक्चर हैं। सो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इसलिए कहते हैं कि इसकी मेम्ब्रेन के ऊपर जो है वो ग्रेन्यूल लाइक ऑर्गेनेली जिसे राइबोसोम कहते हैं वो इम्बेडेड होती है। और सबसे पहले क्या जो है वो इसको क्या, ये जब इसके साथ ये ऑर्गेनेलीज अटैच होती हैं तो इसको बम्पी अपीयरेंस देती हैं, मतलब उसके ऊपर छोटे छोटे जो हैं वो उभार से हमें फील हो रहे होते हैं। सो ये वाला इतना पोर्शन जो है वो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का है, जो फ़ौरन ही न्यूक्लियर मेम्ब्रेन के बाद मौजूद है। अब राइबोसोम्स क्या करते हैं कि राइबोसोम जो है वो एक ऑर्गेनेली है दैट सर्व एज अ साइट ऑफ प्रोटीन, मतलब राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है। अब राइबोसोम जो है वो फर्दर 2 राइबोसोमल सब यूनिट से मिलकर बना होता है, जो कि एक मैसेंजर आरएनए के जो अराउंड मौजूद होते हैं, और जैसे ही वो मैसेंजर आरएनए इसमें से गुजरता है तो वहाँ से ये ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो शुरू होता है, जिसमें प्रोटीन सिंथेसिस होती है। सो राइबोसोम्स का मेन फंक्शन क्या है? प्रोटीन सिंथेसिस, यानी कि न्यूक्लियस की तरफ से मैसेंजर आरएनए आना है, उस मैसेंजर आरएनए राइबोसोम्स में से पास करना है, तो जैसे ही उसके ऊपर जो मैसेज मौजूद होना है उस मैसेज के हिसाब से इन्होंने राइबोसोम्स ने जो है वो प्रोटीन जो है वो बना देनी है। So ribosome is an organelle that serves as a site for protein synthesis, and it is composed of 2 ribosomal RNA subunits which wrap around a messenger RNA to start the process of translation followed by the protein synthesis. So ट्रांसलेशन का प्रोसेस जो है वो राइबोसोम्स की वजह से होगा, और ट्रांसलेशन के प्रोसेस से क्या है? प्रोटीन की सिंथेसिस हो रही है। नेक्स्ट आ जाता है कि राइबोसोम्स क्या है? द प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज मेड अप ऑफ प्रोटीन एंड एंजाइम्स। क्या है कि प्रोटीन सिंथेसिस फैक्ट्रीज हैं। ये रफ एंडोप्लाज्मिक का स्ट्रक्चर दिखाया हुआ है, ये इसकी आउटर मेम्ब्रेन है जिसके ऊपर ये ग्रैन्यूल टाइप जो है वो, ये इसके आउटर मेम्ब्रेन है, उसके ऊपर ग्रैन्यूल लाइक स्ट्रक्चर जो है वो राइबोसोम का अटैच है। अब कंपोज किस पर होता है कि आरएनए से मिलकर बना होता है। ये नॉन मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर्स हैं, मतलब इनका ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर नहीं है, और इसको डायरेक्ट कौन करता है? डीएनए, यानी कि डीएनए जो है वो तमाम इसको जो है वो इन्फॉर्मेशन उस हिसाब से देता है कि क्या करना है और क्या नहीं करना। उसके बाद आ जाता है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की दूसरी टाइप जो कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है। So smooth endoplasmic reticulum which have no attached ribosomes remain smooth, called the smooth endoplasmic reticulum, and the function of smooth endoplasmic reticulum is the synthesis of lipid. So क्या कह रहे हैं कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हम इसलिए कह रहे हैं क्योंकि इसके ऊपर कोई भी राइबोसोम्स या ग्रैन्यूल ऑर्गेनेलीज जो हैं वो अटैच नहीं होती, इसलिए इसकी सरफेस जो है वो बिल्कुल प्लेन या स्मूथ होती है। और इसका मेन फंक्शन क्या है? लिपिड की सिंथेसिस। जैसे ये यहाँ पे ये वाला स्ट्रक्चर दिखाया है, इसके ऊपर कोई भी जो है वो ग्रैन्यूल्स अटैच नहीं है, सिंपल वही मैम इसकी अपनी ही आउटर मेम्ब्रेन है, और इसका काम क्या है? लिपिड्स की जो है वो सिंथेसिस। और यहाँ पे क्या हो रही है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में प्रोटीन की सिंथेसिस। सो नेक्स्ट आ रहा है कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के फंक्शंस क्या हैं। तो फंक्शन ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम्स में क्या है कि दीज आर द ग्रैन्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, यानी कि ये ग्रैन्यूल्स इसके ऊपर अटैच होते हैं, कॉन्टेनिंग द ग्रैन्यूल्स एंड इन्वॉल्व इनटू द, और ये ग्रैन्यूल्स जिनको हम राइबोसोम्स कहते हैं ये प्रोटीन की सिंथेसिस में इन्वॉल्व होते हैं। सो ओवरऑल हम बात करें तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मेन फंक्शन जो है वो प्रोटीन की सिंथेसिस है। उसके बाद आता है कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के क्या फंक्शन है? लिपिड बायोसिंथेसिस एंड द इंट्रासेलुलर ट्रांसपोर्टेशन। वही कि स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक तो लिपिड्स को सिंथेसाइज करेगा और फिर जो है वो इसकी ट्रांसपोर्टेशन करेगा, सेल के जिस ऑर्गेनेली जिस पोर्शन को लिपिड की ज़रूरत होगी वहाँ तक जो है वो इसको ट्रांसपोर्ट कर देगा। उसके बाद क्या है? इन लिवर देयर इज़ अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज़ प्रेजेंट। अब लीवर में क्या है? हम कहते हैं कि हमारा लीवर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि हमारे बहुत से मेटाबॉलिक रिएक्शन जो हो रहे हैं वो लीवर में हो रहे हैं, डिटॉक्सिफिकेशन हो रही है, और जो है वो लिपिड्स के मेटाबॉलिज्म या और सब कुछ जो है वो करे, तो यानी जिस हिसाब से लिपिड्स का फंक्शन जो है वो मेटाबॉलिक रिएक्शन में बहुत ज़्यादा है, उस हिसाब से ही इसके पास जो है वो इसके जो सेल्स होंगे लीवर के जो सेल हैं उन सेल्स के पास स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो उसका कंटेंट ज़्यादा होगा क्योंकि उन्होंने ज़्यादा मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन करनी है। सो इसके बाद क्या है कि प्ले अ मेजर रोल इन ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म। ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म कैसे? ग्लाइकोजन मेटाबॉलिज्म यही होता है कि हमारी बॉडी में जो ग्लूकोज आ रहा है हम उसको ग्लाइकोजन की फॉर्म में कन्वर्ट करके बॉडी में स्टोर कर लेते हैं, और जब हमारी बॉडी फास्टिंग कंडीशन में होती है या हम बाहर से जो है वो
ग्लूकोज का इंटेक या कार्बोहाइड्रेट्स का इंटेक नहीं कर रहे होते, तो हमारी बॉडी जो है वो उसी ग्लाइकोजन की ब्रेक डाउन करके उसे ग्लूकोज में कन्वर्ट कर रही होती है और वो हमारी बॉडी को एनर्जी प्रोवाइड कर रही है। सो जो स्मूथ एंडो ये जो है वो स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो ग्लाइकोजन की जो है वो मेटाबॉलिज्म में भी इन्वॉल्व है। फोर्थ पॉइंट है कि इट ऑल्सो हेल्प इन डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ वेरियस टॉक्सिन्स एंड अल्कोहल, के ये बहुत से टॉक्सिन एंड अल्कोहल की डिटॉक्सिफिकेशन में भी हेल्प करता है। तो जिस हमने कहा कि लीवर जो है वो हमारा काम ज़्यादा डिटॉक्सिफिकेशन और जो है वो कर रहा होता है मटेरियल्स की, तो किसकी वजह से? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की वजह से। जैसे ही कोई बाहर से फॉरेन सब्सटेंस, कोई टॉक्सिक सब्सटेंस, कोई माइक्रोब्स जो है वो हमारी बॉडी में एंटर होता है, तो उसकी डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए फौरी तौर पे जो है ना एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एक्शन में आता है और ये जो है वो इसकी डिटॉक्सिफिकेशन का काम करता है। सो आज के जो है वो लेक्चर में हमने जो है वो डिस्कस किए 2 सेल ऑर्गेनेलिज या 2 सेल के पोर्शन, जिनमें एक साइटोप्लाज्म था और एक एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम था। इसकी हमने जोन्स देखे, फिर उनके फंक्शंस देखे। ऐसे ही हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम की टाइप देखी और फिर उनके फंक्शंस देखे। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। थैंक्स।